चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। साइंस टॉनिक प्लस के आज के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का जो सेशन है वो क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर के 351 से लेकर 400 तक का है। और जल्दी से आज के क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि ये केवल क्लास नहीं, साइंस के टॉनिक प्लस का क्लास है और इसमें सफलता पाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे तथ्यों का कलेक्शन है, उसका रस है, उसका निचोड़ है। और अगर आप इस क्लास को रेगुलर वे में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक फायदा होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास के शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें कि BSPHCL का आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस का कलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या हुआ है? अब हम नहीं खोलेंगे, हम 11 क्लास स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज ये पहला क्लास हो चुका है। जिन लोगों ने क्लास अभी तक परचेस नहीं किया है और अगर इंटरेस्टेड है तो क्लास जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफर केवल आज रात को 12 बजे तक ही है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़िएगा, मजा आएगा। कमेंटलेस सेशन है, आंसर आप लोग दीजिएगा, बस हम आपके कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए, बिहार SSC में चलेगा सर? जी, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला निवल बल कितना है? एक समान वेग से गिर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब एक समान वेग से गिरेगा तो अच्छे से बात को समझिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी को बहुत सीरियसली किए हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नहीं है तो जो भी जहां कमी है वो ये पूरा कर देगा। एक समान अगर वेग से कोई वस्तु गिरती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होता है 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी कितना होगा? 0। तो कहता है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। एक समान वेग का मतलब वेग समान है। और देखो, अगर वेग यानी वेलोसिटी समान रहे, अगर वेग समान रहे तो एक्सेलरेशन जो होगा वह 0 होगा, और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो फोर्स भी 0 होगा। निवल बल का मतलब नेट बल होता है, और नेट बल हो जाएगा 0, नेट फोर्स हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी के चलते थोड़ा दूसरा टाइप का पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्लास शेयर जरूर कीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगे तो। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मतलब कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण को नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कहता है नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, यानी मृदा में जो जीवाणु होगा उसमें उसके द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तीसरा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में मुक्त होना, यानी जैव पदार्थों में जो नाइट्रोजन है और जब वो मर जाए तो उनको वापस मुक्त करना। और जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। जीवित प्राणियों के लिए, जीवित प्राणी में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु भी आता है, लेकिन ये पेड़ पौधे के लिए होगा। अधिक प्रयोग लायक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, सही है। नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रोजन को किस में बदला जाता है? अमोनिया में। पौधे अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को यूज करते हैं, वायुमंडल का नाइट्रोजन प्रयोग नहीं कर सकते। और ये जिस एंजाइम के द्वारा करते हैं, उस एंजाइम जो उन बैक्टीरिया में पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम याद रखना, नाइट्रोजिनेस होता है। तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होता है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में मदद करता है। कई प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जैसे कि राइजोबियम, सबसे मुख्य एग्जाम्पल इसका है।
उसके बाद एक होता है एजेटोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। उसके बाद एक बैक्टीरिया होता है एनाबियाना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसके बाद आपका एक बैक्टीरिया होता है नॉस्टॉक, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, और पसंद आए तो फिर लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख सीधी रेखाओं या रिजु रेखाएं हैं? कौन सा ग्राफ आपका सीधी रेखा है? कहता है विराम अवस्था में पिंड का दूरी समय ग्राफ। देखो, विराम अवस्था में अगर पिंड का आप दूरी समय ग्राफ देखिएगा तो इधर आपका समय है मान लीजिए, और ये आपका दूरी है, ये आपका दूरी है इस साइड में। और इसका अगर आप ग्राफ बनाइएगा विराम अवस्था का तो ऐसा बनेगा, और ये एक सरल रेखा ग्राफ होगा, सीधी रेखा ग्राफ होगा। दूसरा, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का वेग समय आलेख। अगर वेग समय का ग्राफ बनाइए आप, इधर वेग और इधर समय, और एक समान त्वरण के लिए अगर इसको बनाइएगा तो ये इस तरीके का बनेगा, एक समान त्वरण का। तो दूसरा नंबर भी सीधी रेखा हो गया। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ। अब दूरी समय ग्राफ अगर समान त्वरण के साथ निकालना है तो आप जानते हैं कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक फॉर्मूला आप लोग का जानते होंगे, S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें अगर प्रारंभिक वेग 0 माने और त्वरण अगर नियत है तो S समानुपाती टी स्क्वायर होगा। और कभी भी इसका ग्राफ S समानुपाती टी स्क्वायर का ग्राफ जो होता है, बोलिए, अब नहीं हो पाएगा क्लास में, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। S समानुपाती टी स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ। इसमें S समानुपाती टी स्क्वायर का ग्राफ बनाइएगा तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और ये सीधी रेखा ग्राफ नहीं होगा, सी खत्म हो गया। डी नंबर, विराम अवस्था में पिंड का वेग समय आलेख। विराम अवस्था में पिंड का वेग समय अगर ग्राफ बनाइएगा, डी नंबर ग्राफ, इधर आप दिखाएंगे वेग और इधर दिखाएंगे समय, और विराम अवस्था का मतलब होता है वेग 0। तो इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके का, बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ वेग आपको 0 दिखाना है। तो डी नंबर भी सही है। यानी आपके लिए आंसर कौन कौन सा सही हो गया? ए हो गया सही, सीधी रेखा, बी हो गया सीधी रेखा, और डी हो गया सीधी रेखा। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बी और डी। आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से क्लास में जुड़िए। चलिए थोड़ा सा हम पीडीएफ को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखा रहा है। 2 मिनट का समय दीजिएगा, ज्यादा नहीं। वापस आ रहे हैं, बस थोड़ा देर के लिए स्ट्रीमिंग स्टॉप कर रहे हैं। फिर से बोल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्ट्रीमिंग, बस 2 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। चलिए वापस से आ चुके हैं, आप लोग के साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से वापस बैक, बस 1 मिनट का समय लगा, बीच में ब्रेक था। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 353। अब आ जाओ।
द्विआधारी संख्या 1101 का दशमलव बराबर कितना होगा? देखो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1101 और इसका दशमलव बराबर क्या होगा? तो देखो इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 0 से, इस 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 1 से, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 2 से और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 का पावर 3 से। आगे उसी प्रकार 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और सबको बस जोड़ देना है, इतना ही काम करना है। देखो तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करो 2 का पावर 0 से, तो 2 का पावर 0 1 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हुआ। 0 को 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया और 2 का पावर 3 8 और 1 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। 8 4 12 और 1 13, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 13। विकल्प नंबर सी हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन आइए, जब एक संपीड़ित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को डैश में रूपांतरित करते हैं। अब मान लो आपके पास ये एक स्प्रिंग है और इसको आपने बिल्कुल दबा करके रखा है इस तरीके से। जब अभी इस संपीड़ित स्लिंकी में यानी कि संपीड़ित स्लिंक में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप सभी को पता है कि संपीड़ित स्लिंकी में स्थितिज ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है। दबा करके या खींच करके रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा और जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगा रिलीज करने पर, छोड़ने पर, दबे हुए स्प्रिंग को छोड़ने पर देखे होंगे खुद भाग जाता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। 55 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। 55 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी, गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? देखो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, 7 खंड, इतने किंगडम है। 2 किंगडम को किसने दिया? लीनियस ने। 3 किंगडम किसने दिया? हेकेल ने। 4 किंगडम किसने दिया? कोपलैंड ने। 5 किंगडम विटेकर ने। 6 किंगडम कार्ल बोज ने और 7 नंबर क्लेवियर एंड स्मिथ ने। तो ये सब किंगडम आपको याद रखना है। यहां है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आंसर हो जाएगा R.H. विटेकर। अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आप जानते हो HCOOH है, जिसको आप मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हो और यह मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। जब ये काटता है तो हम लोग को जलन होता है। आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी, और ये विटामिन सी है। तो ये एसिड एक विटामिन भी है, एस्कॉर्बिक एसिड। मैलिक अम्ल आपको पता है कि सेब में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। सेब और अंगूर में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। आंसर हो गया 57 का ऑप्शन नंबर बी। 58, एक सामान्य मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? देखो लिंग गुणसूत्र होता है 44, इसको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, प्लस XX होता है महिला में और 44 प्लस XY होता है पुरुष में। ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलोसोम या इसी को सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसीलिए कितने होते हैं? तो 2 यानी कि एक जोड़ा। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, रेशम की खेती क्या कहलाती है? मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर आंसर हो गया रेशम की खेती को। और एक याद रखना सिल्वी कल्चर होता है वन संवर्धन, वन का देखभाल, वन को स्थापना, ये होता है आपका कल्चर।
कल्चर, ठीक है, ये होता है वन संवर्धन। सिल्वी कल्चर, ये भी याद रखना चाहिए, सेरीकल्चर और सिल्वी कल्चर नाम एक जैसा लगता है। आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 60। चार द्रव ए, बी और सी के घनत्व आपको दिए हुए, फिगर को थोड़ा सा हम आपके लिए बड़ा कर दे रहे ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को बना सकें। देखिए, चार द्रव ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ए का 785, बी का 820, सी का 924 और डी का 1020। इस सूचना के आधार पर सही कथन की पहचान करनी है। एक वस्तु जो द्रव सी में तैरती है वह द्रव ए में भी तैर भी सकती है और नहीं भी। देखो एक बात समझना कि अगर वस्तु का घनत्व डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो इस स्थिति में यह तैरता है अगर वस्तु का घनत्व कम है तो। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ये डूबता है। हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है, समझने के लिए इसको दो तरीके से हमने लिखा। अब कहता है एक वस्तु जो द्रव सी में तैरता है, तो द्रव सी में तैरता है मतलब 924 से कम होगा, 924 से कम होगा। अब 924 से कम कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर 923 तक, 923.99 तक। 0 तो नहीं होगा लेकिन फिर भी मान लो 0 से 923। तो कहते हैं जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकती है और नहीं भी। द्रव ए का कितना है 785। अब मान लो कि अगर इसका 800 ही रहे, मान लो 800 रहे तो ए में नहीं तैरेगा, और 600 रहे, सपोज कर लो 800 नहीं रहे 600 रहे तो ए में तैरेगा, क्योंकि 924 से कुछ भी होगा। तो ए नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। एक वस्तु जो द्रव सी में तैरती है वह द्रव ए में तैर भी सकती है और नहीं भी। बी नंबर देखो, एक वस्तु जो द्रव ए में तैरती है, द्रव ए में तैरती है मतलब 785 से कम, वह द्रव बी में तैर भी सकती है और नहीं भी। अब देखो, एक वस्तु जो द्रव ए में तैरती है द्रव बी में निश्चित रूप से तैरेगी, क्योंकि द्रव ए में तैरने वाली वस्तु का 785 से कम होगा जो निश्चित रूप से 820 से कम है। तो बी नंबर स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे सी नंबर देखते हैं। एक वस्तु ध्यान देना, एक वस्तु जो द्रव बी में तैरती है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगी, जरूरी नहीं है। एक वस्तु जो द्रव में बी में तैरती है तो वो 820 से कम होगा, मान लो 800 है, तो कहता है निश्चित रूप से द्रव ए में तैरेगी, जरूरी नहीं है। अभी देखो 800 रहेगा, बी में तैरेगा, ए में नहीं तैरेगा, डूब जाएगा। एक वस्तु जो द्रव सी में तैरती है वो निश्चित रूप से द्रव बी में तैरेगी, वही बात है। 900 वाला सी में तैरेगा, डी में नहीं तैरेगा, इसलिए डी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन सही है, ए नंबर। लॉजिक क्या है, जिसका कम घनत्व है वो तैरेगा। आ जाओ, द्रव से घनत्व कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी होता है, बिल्कुल सही है, आंशिक रूप से मूल परजीवी है। कसकट्टा परजीवी होता है और ये क्या होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी, इसीलिए बी नंबर परजीवी कहता है। तो चलो ये भी सही हो गया, पूर्ण स्तंभ परजीवी। तीसरा नंबर है नेपेंथिस, बिल्कुल कीटभक्षी पौधा होता है और कीट का भक्षण किसके लिए करता है, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, N2 प्राप्त करने के लिए, N2 के लिए। और डी नंबर छत्रक यानी मशरूम, छत्रक क्या होता है, मशरूम, और मशरूम कभी स्वपोषी नहीं होते, इसीलिए डी नंबर आंसर हो गया, स्वपोषी मशरूम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें असमतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। देखो सिंपल सा बात याद रखिए, समतापी जीव दो ही हैं, समतापी जीव जो हैं वो आपके दो ही हैं। कौन कौन है, एक तो है आपका पक्षी और दूसरा है आपका स्तनधारी।
पक्षी और स्तनधारी, मतलब इनके, इसको इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसका तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार नहीं बदलता। वातावरण का तापमान कुछ भी होगा, इनका तापमान शरीर का फिक्स है। तो ये समतापी जीव, पक्षी और स्तनधारी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन असमतापी है। तो छिपकली तो सही है, सरीसृप में आएगा। तोता गलत हो गया, क्योंकि तोता पक्षी और पक्षी समतापी होते, और हमको बताना है असमतापी। यहाँ कबूतर खेल बिगाड़ रहा है, मानव खेल बिगाड़ रहा है, मानव स्तनधारी है। यहाँ सांप ठीक है, मेंढक उभयचर है, कॉकरोच कीट है, बिल्कुल सही है। यहाँ वेल खेल बिगाड़ देगा, क्योंकि वेल भी स्तनधारी, और आपको पता है सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम, आप सभी को पता है कि प्रोटियम जो होता है वह होता है 1H1, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0, प्रोटॉन होता है 1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ये होता है 2H1, इसमें भी प्रोटॉन 1 लेकिन न्यूट्रॉन भी 1। और एक आपका होता है दोस्त मेरे ट्रिटियम, और ये होता है 3H1, इसमें प्रोटॉन होता है 1 और न्यूट्रॉन होता है 2। न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए दोनों को घटाया जाता है, 3 में 1 घटाएंगे, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देंगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया होता है। और क्यों दुधिया होता है? क्योंकि आपका चूना का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गुजारा जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये अघुलनशील अवक्षेप होता है, और इसी के कारण दुधिया रंग होता है, अघुलनशील अवक्षेप, और ये दुधिया रंग के लिए जिम्मेदार, इसी के कारण कलर जो होता है वह दुधिया होता है। यहां तक तो कहानी आप सभी लोग को अच्छे तरह से पता है, और नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करिए। आगे क्या कहता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है, मतलब रंग गायब हो जाता है, दुधिया रंग। ऐसा क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट से जब, या इस चूने के जल से बहुत ज्यादा CO2 गुजारेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि घोल है तो H2O तो होगा ही, इससे मिल करके ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ये क्या बन गया? ये बन गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद रखना, ये जो होता है ये घुलनशील होता है और साथ में रंगहीन होता है। घुलनशील तो होता ही है, साथ में रंगहीन भी होता है, घुलनशील एवं रंगहीन, इसीलिए गायब हो जाता है। अब देखो, और परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है, कारण और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। बिल्कुल सही है, अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील बाइकार्बोनेट में बदल गया, घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल गया, और ये बिना रंग वाला होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, चूने का पानी फिर से बन जाता है, गलत है, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं सही है। आओ, कार्बन का वह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं हीरे से अधिक कठोर होता है। आपको पता है हीरा सबसे अधिक कठोर है, ये गलत हो गया। हीरे की अपेक्षा कार्बन की अधिक प्रतिशत वाला होता है, हीरे की अपेक्षा कार्बन के अधिक। सबसे शुद्ध कौन होता है? हीरा, इसलिए हीरा में कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, इसीलिए बी नंबर स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। हीरा में कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, और ये याद रखना कार्बन का शुद्धतम रूप है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो आंसर हीरा देना है। अगला, हीरे की अपेक्षा विद्युत का बेहतर चालक होता है, बिल्कुल सही। और ग्रेफाइट विद्युत का बेहतर चालक इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रेफाइट में प्रति कार्बन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए यह विद्युत का चालन करने में सक्षम होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर।
66। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ के घन का पिघलना, पिघलना, उबलना, वाष्पीकरण, संघनन, ये सब भौतिक परिवर्तन है। गैसोलीन का क्वथन, उबलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अंडा का तलना, खाना का बनना और खाना का पचना रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना, खाना बनना भी रासायनिक और खाना का पचना भी रासायनिक। इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण, यह भी आपका रासायनिक भौतिक परिवर्तन। बोर द्वारा यथा प्रस्तावित किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित में से कौन सा है? के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18। आपको पता है के पहली कक्षा है 2 होगा और किसी कक्षा में क्या होता है 2n²। तो के में हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 2, एल में हो गया 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी 8 और एम में हो गया 2 गुने 3 का स्क्वायर यानी 18। इसीलिए यहां आंसर हो जाएगा के कक्षा में 2, एल में 8, एम में 32 गलत, के में 2, एल में 8, एम में 18 सही। आंसर हो गया 67 का सी नंबर। कार्बन अथवा ग्रेफाइट शल्काओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदक के रूप में होता है। मॉडरेटर, विमंदक का मतलब होता है मॉडरेटर के रूप में होता है। और मॉडरेटर के रूप में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि विखंडन के दौरान जो न्यूट्रॉन रिलीज होती है वह बहुत अधिक गति वाली होती है और वो अधिक गति वाला न्यूट्रॉन विखंडन कराने में सक्षम नहीं होता, उनकी गति या ऊर्जा को कम किया जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति धीमी हो जाती है सी। और याद रखना, विखंडन के लिए जो न्यूट्रॉन सक्षम होते हैं उनको ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी क्या बोलेंगे? विखंडन में सक्षम न्यूट्रॉन को विखंडन में सक्षम न्यूट्रॉन को ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन को ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहा जाता है। और यही ऊष्मीय न्यूट्रॉन कैसे प्राप्त होता है? इनकी गति को घटाई जाती है, इनकी ऊर्जा को घटाया जाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, BHPHCl का इलेक्ट्रीशियन वाला क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस वाला क्लास स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप अभी तक नहीं कोर्स परचेस किए हैं तो कोर्स जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज तक ही ये ऑफर है आपका और ये आज तक का ऑफर सिर्फ प्रैक्टिस वाले का है। 149 में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो कल से फिर इसका कॉस्ट 349 होगा। और जिन लोगों को थ्योरी पढ़ना है फटाफट, रिकॉर्डेड बैच उनके लिए उपलब्ध है, ध्यान रखेंगे, उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है। और ये रिकॉर्डेड बैच आपको सिर्फ 499 में आज मिल जाएगा। आज 3 अक्टूबर है, ऑफर का लास्ट डे, इसीलिए मौका मत छोड़िएगा, फिर कॉस्टली हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कितने पर? तो हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 20। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। 68 तक मेरे ख्याल से हम लोग देख चुके थे। चलिए 69। किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है, इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, इधर दूरी है और इधर समय है और ये ग्राफ बता रहा है कि भाई समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी वही की वही है। समय अक्ष के समानांतर ग्राफ इसको कहते हैं। इस ग्राफ का नाम होता है समय अक्ष के समानांतर ग्राफ। ध्यान देंगे, समय अक्ष के समानांतर ग्राफ इसका नाम है। समय अक्ष के समानांतर ग्राफ इसका नाम होता है। और इसीलिए इस ग्राफ में पता चल रहा है कि वस्तु विराम अवस्था में है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। आइए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइए,
कहते हैं ध्वनि तरंगों में 10 मीटर, ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न और 20 विरलन है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? देखो, संपीड़न और विरलन याद रखना, एक संपीड़न और एक विरलन एक तरंग बनाता है। यानी एक तरंग, एक वेवलेंथ में क्या शामिल है? एक संपीड़न एवं एक विरलन शामिल होता है, एक विरलन शामिल होता है। तो अगर मेरे दोस्त 20 संपीड़न और 20 विरलन है, 20 संपीड़न और 20 विरलन है, इसका मतलब कि वेवलेंथ कितना हो गया? कई वो वेव हो गया? 20, यानी 20 वेवलेंथ हो गया। और 20 वेवलेंथ की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो 20 वेवलेंथ की लंबाई हो गई 10 मीटर। तो एक वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 10 बाई 20, और 10 बाई 20 मीटर का मतलब आधा मीटर, यानी 0.5 मीटर, या आप कह सकते हैं इसको 50 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 20 संपीड़न और 20 विरलन या 20 श्रृंग और 20 गर मिल करके 20 तरंग का निर्माण करेंगे। 2100, उस समुच्चय की पहचान कीजिए दो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बनता है। द्विलिंगी में खीरा, पपीता, गुलाब। इसमें खीरा और पपीता एक लिंगी होता है, तो ये गलत हो गया, गुलाब तो द्विलिंगी है। सरसों, गुलाब, पिटूनिया बिल्कुल सही है, याद रख सकते हैं। और चाहो तो आम भी याद रख लो, बैगन भी याद रख लो, है ना, टमाटर भी याद रख लो, और सब्जी बना के सबको खा जाओ। टमाटर है ही, बैगन है ही, सरसों है ही, ये सब आ गया। एक लिंगी में अगर याद रखना है तो मक्का याद रख लेना, पपीता याद रख लेना, साथ में नारियल याद रख लेना, नारियल। इसके बाद इसमें खीरा याद रख लेना, और ये सब याद रखना, ये चारों नाम जो हम बता रहे हैं ये एक लिंगी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एक लिंगी का। तो एक लिंगी पुष्प में ये 4 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, द्विलिंगी में ये 6 एग्जाम्पल याद रख लीजिए, आपका निश्चित रूप से एग्जाम में काम चल जाएगा। अगला ये, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। गलत, अदिश राशि है, हम सब लोग जानते हैं। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। सही है, दिशा है, लेकिन क्योंकि त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता इसीलिए अदिश है। सदिश राशि क्यों नहीं है? त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, त्रिभुज या समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करता है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए ये सदिश राशि नहीं अदिश राशि है। ये कथन सही है, ये गलत है, ये कथन सही है। इसका मतलब कथन सही और कारण तर्क, कथन गलत और तर्क सही। आंसर होगा ए गलत परंतु आर सही, ऑप्शन तीसरा। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम को याद रखना जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैविक उत्प्रेरक। और एंजाइम याद रखना 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, या कहो बॉडी टेम्परेचर पर सबसे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इनका बेस्ट जो वर्किंग टेम्परेचर है, या जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये बेस्ट काम करते हैं वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, या हमारा बॉडी टेम्परेचर जो 35 होता है वही है ऑप्टिमम टेम्परेचर। आइए, प्रोटिस्टा जगत में कौन है? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। बिल्कुल सही है, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक को रखा गया किस जगत में? तो मोनेरा जगत में रखा गया, मोनेरा जगत में। और बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक ये होता नहीं है, और अगर रहेगा भी तो मोनेरा जगत में ही होगा। बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक इसको रखा गया कवक जगत में यानी फंजाई में, इसको रखा गया प्लांटी जगत में यानी पादप में, और इसको रखा गया एनिमल जगत में यानी जंतु जगत में। बहुकोशिकीय जीव जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। 75, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए
जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं। अब ये डब्लू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डब्लू जो है क्या होगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है। ऑप्शन नहीं भी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, बनेगा, युग्मनज बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, डिवाइड करता है। तो कोशिकाएं विभिन्न अंगों और उत्तकों में परिवर्धन होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को क्या कहते हैं, तो इस विकसित होती संरचना को हम भ्रूण यानी एम्ब्रायो कहते हैं, एम्ब्रायो, ठीक है, भ्रूण कहते हैं, जो कि डैश की दीवारों में आरोपित होता है। कहां पर दीवारों में आरोपित होता है, तो गर्भाशय की दीवारों में आरोपित होता है, गर्भाशय की दीवारों में आरोपित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, ठीक है, एक्स तो भ्रूण है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके। अगला स्लाइड में क्वेश्चन बढ़ा है, डैश कहलाता है, इसी को क्या कहते हैं, गर्भ, क्या कहा जाता है, गर्भ धारण किया मतलब बच्चा गर्भ में आ गया, तो ये गर्भ कहलाता है। WXYZ क्या है, तो देखो पहला था युग्मनज, उसके बाद था भ्रूण, उसके बाद था गर्भाशय और उसके बाद गर्भ। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। अगला ये, किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए लवक, बिल्कुल सही, और सूत्र कणिका, इनका अपना डीएनए होता है और इसीलिए इन दोनों को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। हालांकि इनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, केंद्रक में तो होता ही होता है, रिक्तिका में नहीं होता। ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, उत्तक जो हड्डी को दूसरी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को अस्थि बंधन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट कहते हैं। और एक याद रखना, एक होता है टेंडन, और टेंडन जो होता है ये अस्थि को पेशी से जोड़ता है, अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला जो है वह आपका टेंडन कहलाता है, अस्थि को पेशी से। आइए, डैश और डैश अपने हार्मोन तब स्रावित करते जब ग्रंथि डैश से प्राप्त होता है। ग्रंथि सी से आदेश, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पीयूष ग्रंथि, यानी सी नंबर तो P2 इटरी होगा। ए बी सी की पहचान करनी है, आग्नेयाशय, अधिवृक्क और थायराइड, नहीं हुआ, थायराइड, अधिवृक्क और पीयूष, सही हो गया। देखो सी से मेन पहचान कर, पीयूष ग्रंथि ही सबको कंट्रोल करता है, बाकी कोई भी ग्लैंड हो सकता है, यहां पर उनके नाम में एक थायराइड है, एक अधिवृक्क है। सी निश्चित रूप से आदेश देने वाला पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। लैंगरहैंस के आइसलेट्स किस में उपस्थित होते हैं, ये आग्नेयाशय में उपस्थित होते हैं। और ये क्या चीज का स्रावन करते हैं, तो लैंगरहैंस के आइलेट्स में हार्मोन का स्रावन होता है। किसका स्रावन, हार्मोन का। और ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनमें, एक होता है आपका अल्फा जो कि ग्लूकागॉन का अल्फा सेल, जो कि ग्लूकागॉन का स्रावन करता है। दूसरा होता है बीटा सेल जो कि इंसुलिन का स्रावन करता है। और तीसरा होता है डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टेटिन का स्रावन करता है, सोमैटोस्टेटिन का स्रावन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि P और F और A क्रमशः दाब हैं तो फिर आपको यहां पर बताना है, थोड़ा छोटा है बड़ा कर देते हैं। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, फोर्स और एरिया दोनों में वेक्टर का चिन्ह है, ए गलत हो गया। दूसरा, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स में वेक्टर का चिन्ह नहीं है, यह गलत हो गया। 3 नंबर, P वेक्टर बराबर प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, गलत हो गया। सही हो जाएगा P बराबर F वेक्टर डॉट A वेक्टर। याद रखिएगा इसको, अगर आप नहीं देख पा रहे, प्रेशर में सिर्फ फोर्स पर वेक्टर पड़ता है और ये फोर्स हमेशा नीचे लगती है, जिसको थ्रस्ट यानी कि क्या कहा जाता है, प्रणोद कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
ऐसे फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, P बराबर F वेक्टर बाई A। अगला क्वेश्चन, गलत कथन ज्ञात कीजिए। उभयलिंगी फूलों में या तो पुंकेसर होता है या स्त्रीकेसर, गलत है। उभयलिंगी में दोनों होता है, A नंबर गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा, परागन एक फूल के भीतर या एक फूल से दूसरे फूल में हो सकता है, स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत पहचानना। निषेचन के बाद अंडाशय बीज में बदल जाता है, यह भी गलत है, तो यहां दूसरा आंसर होगा सी नंबर। अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है। नर और मादा युग्मक युग्मनज बनाते हैं, सही है। यहां पर बच्चा दो आंसर सही होगा, एक ए और दूसरा सी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीव ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। एक आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन और दूसरा आंसर होगा ऑक्सीजन। और इसमें इन्होंने तत्व के लिए संकेत आर का अपने पीरियोडिक टेबल में यूज किया था। मेटल के हाइड्राइड और मेटल के ऑक्साइड्स पर उन्होंने विचार किया था, मेटल हाइड्राइड और मेटल ऑक्साइड। आइए, जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है? मतलब दो प्रकार की मांसपेशी से, गोलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी से बना होगा। जो एक नम कोशिकीय छल्ली से घिरा होता है, उसमें रिंग होता है, नम वाला। जो एक बाह्यात्मक उपकला एपिडर्मिल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होता है। आर्थ्रोपोडा बोलो, शरीर गोलाकार इसका होता है? नहीं। एनिलीडा, जिसका एग्जाम्पल कॉकरोच है, कॉकरोच नहीं, क्या कहते हैं, केचुआ है, इसको कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कभी पकड़ा होगा, देखा होगा, शरीर बिल्कुल फिसलन वाला होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। प्लेटहेलमिन्थेस, ये चपटा कृमि होता है, इसकी बात नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि गोल वाला पूछ रहा है, तो ये चपटा कृमि है। और सिलेंट्रेटा का तो एग्जाम्पल आपको पता है, हाइड्रा अजीब टाइप का दिखता है, इसीलिए आंसर हो गया बी नंबर। आइए, ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न और 20 विरलन है। तरंगों का तरंग दैर्घ्य अभी बता ही दिए, 50 सेंटीमीटर। आ जाओ, किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और ऊर्जा संरक्षण पर कौन सा होता है? किरचॉफ का, याद रखना, वोल्टेज नियम। मेरे ख्याल से कल भी हम इसको कराए हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आ जाओ, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल जाता है यानी अपवर्तन हुआ, और सघन से विरल में अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कब होता है? ये जब विरल से सघन जाता, विरल से सघन जाता, और धीमा भी होता है क्योंकि सघन में अपवर्तनांक ज्यादा है। अभिलंब से दूर झुक जाती है और धीमी, ये गलत हो गया क्योंकि सघन से विरल जा रहा है तो धीमी नहीं होगा। अभिलंब की ओर झुक जाती है और तेज, गलत हो गया। अभिलंब से दूर और तेज, सही है। अभिलंब से दूर जाएगा और तेज होगा क्योंकि विरल में जा रहा है, यानी कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रहा है। आओ, रेशम की खेती को हम लोग अभी बात कर चुके थे, सेरीकल्चर कहा जाता है। आंसर हो गया सी नंबर। एपी कल्चर, पीसी कल्चर हो गया। कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन द्वारा कौन करता है? प्लाज्मोडियम। ईस्ट किससे करता है? तो मुकुलन द्वारा करता है, जैसे हाइड्रा करता है। प्लेनेरिया जो होता है वो रीजेनरेशन से करता है, रीजेनरेशन, पुनर्जनन जो है उससे करता है, ठीक है। और राइजोपस जो होता है, याद करिए, ये क्या है? ये आपका कवक है, तो ये भी कैसे करता है? तो स्पोर फॉर्मेशन से करेगा, यानी बीजाणु के निर्माण से करेगा, स्पोर फॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लाज्मोडियम। ये कवक है, स्पोर फॉर्मेशन द्वारा। हवा में ध्वनि 333 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार 15 में 333 मीटर की दूरी की डैश द्वारा तय की जाएगी। 15 में 333 छोड़ो, किसके द्वारा? अभिग्राही कण स्रोत विक्षोभ। क्या होगा? विक्षोभ। क्योंकि आपको पता है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का अंतरण होता है, डिस्टर्बेंस। किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए करते हैं? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो चिप्स के पैकेट में। खाद्य पदार्थों के
चिप्स पैकेट में आपका नाइट्रोजन गैस होता है, इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, यानी रेंसिडिटी या विकृत गंधिता रोकने के लिए। आ जाओ। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होगा क्योंकि एल्केन है, और एल्केन में CnH2n+2 फॉर्मूला होगा। ये आपका मीथेन का फॉर्मूला है, C4H10 ब्यूटेन का है, और C2H6 इथेन का। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगी तो यांत्रिक होगा, ऊष्मा तो ब्रेक वगैरह जनरेट करेगा ही। कौन सा नहीं होगा? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। किसमें होती है? खाद्य पदार्थ में। लैंगर-हैंस के आइलेट्स, अभी क्वेश्चन आ गया अग्न्याशय में। कौन पेट्रोलियम का घटक नहीं है? पेट्रोल पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का अगर हम प्रभाजी आसवन करते हैं, याद करो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम लोग को क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, पैराफिन, मोम मिलता है, ग्रीस मिलता है। क्या नहीं मिलता? तो आयो। कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? वायु। विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण है वायु, और दूसरा एग्जाम्पल और याद रख लेना, मिश्र धातु। ये दोनों आपके समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल। ये तीनों आपके कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं जो कि विसमांगी होता है। इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। अगला, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को किसके द्वारा पहचाना जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलन अभिकर्मक से पहचानते हैं। टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक का जब एसिटिलीन के साथ रिएक्शन होता है तो यह भूरा रंग देता है, जो एसिटिलीन की पहचान करता है। एथिलीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, एथिलीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं। आंसर हो जाएगा रिएक्शन नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आ जाओ। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या OF2 है, मैंने +2 है? OF2। OF2 देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या X मान लो। फ्लोरीन का आप जानते हो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है, कभी चेंज नहीं होता। कुल मिलाकर के 0 होगा, और X का वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ। एक धातु M हाइड्रोजन को एसिड से मुक्त नहीं करता, इसका मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है, और नीचे है तो कौन है? सोडियम तो क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, मैग्नीशियम भी ऊपर है, कॉपर नीचे है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आंसर होगा C नंबर। आओ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत के रूप में, उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? उपोत्पाद के रूप में जल मुक्त होता है। नहीं, ऑक्सीजन मुक्त होता है। और ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? उपोत्पाद के रूप में कौन सा मुक्त होता है? तो चलो जल भी दे सकते हैं, जल भी मुक्त होता है। और ऐसे आपको याद रखना है, जल से अच्छा बोलना है, ऑक्सीजन मुक्त होता है O2, है ना? तो जल काट करके आप ज्यादा सही कर दो, ऑक्सीजन मुक्त होता है उपोत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण में। O2 कर दो, जल को काटो, हटाओ, जल अच्छा आंसर नहीं है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है। दम कंफर्म रहना, O2 होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फाइड यानी Na2S हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक अप्रिय गंध वाली गैस उत्पन्न होती है। यह अप्रिय गंध वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसका गंध जो होता है वो सड़े अंडे की तरह होता है, याद रखना। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बोले ये क्लास नहीं है, ये रिजल्ट दिलाने वाली क्लास है। इसमें कोई फालतू बकवास नहीं, बिल्कुल कमेंटलेस सेशन है। मस्ती से पढ़िए, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी तैयारी को एक इस मुकाम पे ले आइए कि आप कोई भी परीक्षा दें, आपका रिजल्ट हो जाए। एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें, BSPHCL के बैचेस रिकॉर्डेड वाली क्लास के, और आज से उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है। रिकॉर्डेड क्लास आप एक दिन में 2-3 घंटे अगर पढ़ें तो अच्छा खासा देख लेंगे, साथ में आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपका BSPHCL एक सिंगल स्टेज एग्जाम है, और एक बार इसमें पास हो गए ना तो फिर नौकरी। चलिए फिर मिलते हैं। बिहार सरकार की नौकरी है, घर के पास रहिएगा, ठीक है, अपनों के बीच रहिएगा। तो एक बार फिर से कह दें,
BSPHCL का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। रोज शाम को 8:30 बजे टॉनिक प्लस के क्लास में टॉनिक का डोज लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपको सफलता दिलाएगी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय 8:30 बजे। जय हिंद, गुड नाइट।